हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिक की। अब है पार्ट 2। इसमें है उत्तराखंड सरकार की कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना। तो यह योजना जो है उत्तराखंड वासियों के लिए है जो लोग आउट ऑफ इंडिया रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं, और उन लोगों को जो है उनके कौशल उन्नयन इन द सेंस ऑफ ग्रूमिंग अपस्किलिंग में उन्हें हेल्प किया जाएगा। तो इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं को तैयार करना कि वो विदेश में नौकरी पा सकें, और इसके लिए सरकार उन्हें ग्रूमिंग अपस्किलिंग कराएगी, साथ में टिकट वीज़ा दिलाने में भी हेल्प करेगी। अगर कोई उस देश की विदेशी भाषा सीखना चाहता है तो उसको जो है 20% खर्चा भी उत्तराखंड सरकार ही वहन करेगी। और एम सरकार का ये है कि ऐसे लोगों को जर्मनी, जापान जैसे विकसित देशों में भेजें जहाँ पे वे नर्सिंग, बुजुर्गों की सेवा और हॉस्पिटलिटी के कार्य को कर सकें। और सरकार इन लोगों को जो है टिकट वीज़ा से संबंधित प्रक्रियाओं को भी पूर्ण करने में मदद करेगी। और ये स्कीम कब स्टार्ट हुई? 4 मई 2023 को। अब है नैनीताल हाईकोर्ट के 3 नए न्यायाधीशों ने ली शपथ। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की 3 नए जज हैं राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित और विवेक भारती शर्मा। राष्ट्रपति की नियुक्ति केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री के नोटिफिकेशन के बाद। तो सबसे पहले राष्ट्रपति ने नियुक्ति करी, फिर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय से नोटिफिकेशन आया। उसके बाद नव नियुक्त न्यायाधीशों को राज्यपाल की सहमति पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन संघी की ओर से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि क्या हायरार्की है जब एक जज की नियुक्ति होती है उत्तराखंड में। सबसे पहले प्रेसिडेंट अपनी नियुक्ति करते हैं, फिर केंद्र विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी होता है, और फिर राज्यपाल की सहमति लगने पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उस स्टेट के जो है उनकी नियुक्ति करते हैं। और अभी उत्तराखंड के करंटली न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति विपिन सांघी। सीनियर अधिवक्ता राकेश थपलियाल जी मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के, जबकि अधिवक्ता पंकज पुरोहित गोपेश्वर चमोली जिले के हैं। थपलियाल 2014 से केंद्र सरकार के उच्च न्यायालय में असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं, जबकि अधिवक्ता पुरोहित पूर्व में उप महाधिवक्ता रह चुके हैं। दोनों अधिवक्ता राज्य बनने के बाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हायर जुडिशियल सर्विसेज 2005 बैच के टॉपर विवेक भारती शर्मा 4 अप्रैल 2022 से रजिस्ट्रार जनरल हैं और दिल्ली के मूल निवासी हैं। वह उत्तराखंड न्यायिक एवं विधि अकादमी भवाली के निदेशक, राज्यपाल के कानूनी सलाहकार, पिथौरागढ़ व पौड़ी गढ़वाल के जिला जज, अध्यक्ष वाणिज्य कर न्यायाधिकरण देहरादून के अध्यक्ष के अलावा हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी व नैनीताल के अतिरिक्त जिले एवं सत्र न्यायाधीश रह चुके हैं। 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद हाईकोर्टों में जजों की संख्या 8 हो चुकी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि उत्तराखंड में आप जो मैक्सिमम 11 जजेस की नियुक्ति कर सकते हैं अलॉन्ग विथ CGI। पर अभी करंटली जो सीट हैं वो 8 हैं, 3 सीटें अभी भी आपका पेंडिंग है। अब अगली बात है ऋषिकेश के गंगा के तट पर आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, जो कि 2001 में गठित हुआ था, उसने 1 मार्च 2023 को आयोजित किया अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, और ये 1 मार्च से 7 मार्च तक चला। इसके बाद है टिहरी झील को फ्लोटिंग हट्स को मिला राष्ट्रीय सम्मान। 29 मार्च स्वदेश दर्शन योजना के तहत, कौन सी योजना के तहत ये प्राइज़ मिला है? स्वदेश दर्शन योजना। और 29 मार्च को मिला है टिहरी झील में तैरने वाली हट्स को रूम बनाने के लिए उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ लॉग हट श्रेणी में उपविजेता का पुरस्कार मिला है। योजना के तहत राज्यों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम कार्य पद्धति के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत प्राइज़ मिला है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 29 मार्च को। और यहाँ से कलेक्ट किसने किया है? हमारे राज्य पर्यटन मंत्री कौन है? सतपाल महाराज जी। और उन्होंने बताया कि उत्तराखंड को यह इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने 20 लॉग हट बनाए थे। और अब है स्वदेश दर्शन योजना 2.0, जिसके तहत उत्तराखंड जो है आदि कैलाश, ओम पर्वत और पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी और चंपावत जिले के चूका समेत कई पर्यटक बुनियादी ढांचे विकास परियोजना शुरू की गई है।
अगला है विजय जरधारी को हिमालय प्रहरी सम्मान 2023। तो ये हिमालय प्रहरी सम्मान मिलता है सुंदरलाल बहुगुणा की पुण्यतिथि पे। पुण्यतिथि का मतलब होता है उनकी डेथ एनिवर्सरी पे मिलता है हिमालय प्रहरी सम्मान। और उनकी डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ हुई थी 2021 में, 21 मई 2021 में। तो उनकी पुण्यतिथि 2021 से 2 बार आ चुकी है। तो 2 लोगों को मिला है। पहले थे धूम सिंह नेगी, फिर उसके जो कि एक प्रसिद्ध गांधीवादी व्यक्ति है, पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी कार्य करा है। और इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार भी मिल चुका है वर्ष 2018 में। और दूसरे हैं विजय जरधारी, जिन्हें इस साल मिला है हिम प्रहरी सम्मान। और ये किसके लिए फेमस है? बीज बचाओ आंदोलन के लीडर के फॉर्म में। तो इन्होंने वेरियस टाइप के बीजेस को लगा के जो है फार्मिंग करी हुई है पहाड़ों में। और इन्हें इससे पहले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसे? विजय जरधारी जी को। अभय रस्किन बॉन्ड ने लिखी है द गोल्डन ईयर पुस्तक। इसमें क्या है? इसमें जो है इन्होंने अपने 60, 70 और 80 के दशक के दौरान के अनुभवों को केंद्रित किया है और अपने 89वें बर्थडे जो कि 19 मई 2023 को था उसमें प्रकाशित किया। अगला है अल्मोड़ा का प्राचीन नौला बना राष्ट्रीय प्राचीन स्मारक। तो अल्मोड़ा का प्राचीन नौला कहाँ है? ये सोमेश्वर ब्लॉक में है और इसे राष्ट्रीय प्राचीन स्मारक बन गया, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये संरक्षित बन चुका है। अब इसके बाद है उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिंग अनुपात की सालाना रिपोर्ट जारी। तो इस बार की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितनी है? 926 हो गई है बालिकाओं के और बालकों का लिंग अनुपात, मतलब 1000 लड़कों में 926 लड़कियां हैं इस साल, जबकि पिछले साल कितनी थी? 940 थी। इस बार 926 आ गया, मतलब 2023 में 926 हो गया है। और इसके बाद है कि सबसे इस साल लिंग अनुपात में 14% की कमी देखने को मिली है। बेटियां बचाने में अल्मोड़ा व देहरादून 948 जिले सबसे आगे हैं, जबकि चमोली जिला 945 है और दूसरा पर उधम सिंह नगर है 941 तीसरे स्थान पे। तो अच्छा किसने परफॉर्म किया है? वैसे तो अच्छा किसी ने नहीं करा है, क्योंकि 1000 में से 1000 अच्छा होता है। तो फिर भी अगर देखें तो अल्मोड़ा देहरादून ठीक है, फिर उसके बाद चमोली है, फिर उधम सिंह नगर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जल स्रोत गणना रिपोर्ट में उत्तराखंड। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने अपने पहला जल स्रोत का गणना निकाला है, जिसमें उत्तराखंड की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। प्रदेश में टोटल कितने जलाशय हैं? 3096 प्रदेश में टोटल जलाशय हैं 3096, जिसमें जो है 95.9% जो है आपके ग्रामीण क्षेत्र में है और वहीं 4.1% आपके शहरी क्षेत्र में है। तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा हैं जलाशय और शहरी क्षेत्र में कम है। अगर हम बात करें कि कितने जलाशय में जो है पानी है और कितनों में नहीं है, तो 76.6% जलाशय में पानी है और 23.4% जलाशय में पानी नहीं है, जो कि पूरी तरह सूख चुका है। रिपोर्ट में जलाशय को सूखने का कारण बताया गया है कि जल प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित पानी, गाद भरने और स्रोत के सिमटने को बताया गया है। तो 4 रीजंस बोले गए हैं कि जिस कारण उत्तराखंड के जलाशय सूख रहे हैं। पहला क्या है? जल प्रदूषण, दूसरा गाद भरना, तीसरा है जलाशय स्रोतों का सूखना और चौथा है फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी से। और अगर हम फिर से एक बार रिवाइज करें कि उत्तराखंड में कितने जलाशय हैं, तो 3096 जलाशय हैं, जिसमें 95.9% आपके ग्रामीण एरिया में है, 4.1 आपका शहरी एरिया में है। और अगर हम देखें कितने जलाशय हमारे भरे हुए हैं, कितने सूख गए हैं, तो 24%, 23.4% जो है सूख चुके हैं और 76.6% जो हैं भरे हुए हैं। अब इसके बाद है इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि पुनर्जीवित भी नहीं किए जा सकते। कई जलाशयों में अतिक्रमण भी हो चुका है। अतिक्रमण का मतलब लोगों ने वहाँ पे कहीं फार्मिंग स्टार्ट करे हुए, कहीं मकान बना दिए होंगे, इस तरह से जलाशय भर गए हैं। प्रदेश में 2361 जलाशय सरकारी संपत्ति में दर्ज हैं, जिनको उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जाता है। ये सभी पंचायतों के अधीन हैं, जबकि 735 जलाशय निजी संपत्ति है। तो टोटल 3096 जलाशय में से 2361 जलाशय जो हैं पंचायतों के अधीन है और 735 जो है निजी संपत्ति में है, जो किसानों के नाम पे ही है। केंद्र में पहली बार पूरे देश के लिए जलाशय की गणना की और इसमें सबसे ज़्यादा जलाशय वाला जो स्टेट निकला वो निकला वेस्ट बंगाल। उसके बाद सेकंड नंबर पे है यूपी, तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पे उड़ीसा एवं 5वें नंबर पे है असम। तो अगर हम फिर से बात करें कि जलाशय सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो वेस्ट बंगाल में है, दूसरे नंबर पे यूपी में है,
तीसरे नंबर पे आंध्र पे है, और चौथे नंबर पे उड़ीसा में है, और पाँचवें नंबर पे असम में है। देश में 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है, जिसमें 97.1% ग्रामीण क्षेत्र में है और केवल 2.9% जो है आपके शहरी क्षेत्र में है। जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य अभी हमने पढ़ाई है, वो कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्रा, उड़ीसा और असम। ये कुल देश के 63% जल स्रोत इन्हीं में हैं। और शहरी क्षेत्रों में जल स्रोतों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, फिर सेकंड नंबर तमिलनाडु है। ठीक है, यूपी जो था रूरल एरिया के कारण ज़्यादा था, पर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शहरी एरिया में, तो शहरी एरिया में जो है वेस्ट बंगाल में नंबर 1 है, तमिलनाडु नंबर 2, फिर केरला। तो सारे तमिलनाडु, केरला साउथ इंडियन स्टेट हो गए, फिर यूपी, फिर त्रिपुरा। और अगर जो है हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्रा, उड़ीसा, असम। अबे अन्नश्री महोत्सव उत्तराखंड में अन्नश्री महोत्सव जो है 13 से 16 मई तक आयोजित किया गया, जिसमें मिलेट्स के 134 स्टॉल लगाए। इस अवसर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन श्री अन्न को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह के आयोजनों से न केवल मोटे अनाज की खेती में बढ़ावा मिलेगा, जबकि इससे किसानों को भी मोटे अनाज से संबंधित आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त होंगी। 2023 वर्ष जो है एक मिलेट ईयर माना जा रहा है, और भारत ने प्रस्ताव किया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को मिलेट्स का वर्ष घोषित करे। अब अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कर्नल गीता बनी पहली भारतीय सैन्य कमांडर। इनका नाम पूरा क्या है? कर्नल गीता राणा नेगी। ये पूर्व लद्दाख लाइन ऑफ LCA लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो है स्वतंत्र फील्ड बटालियन बनी है। ये पहली महिला अधिकारी हैं जो ये कमान संभाल रही हैं। भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार कोई महिला अधिकारी बतौर कमांडर इस क्षेत्र की कमान सौंपी गई है। कर्नल गीता वर्तमान में कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर में तैनात हैं, और ये मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल की दुगड्डा ब्लॉक की हैं, और इनका ससुराल जो है चमोली का है। अब है आकाशवाणी देहरादून केंद्र, गढ़वाली भाषा में समाचार प्रसारित। इसमें क्या है कि अब जो आकाशवाणी है वो गढ़वाल और कुमाऊनी भाषा दोनों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में पहल करने जा रहा है। आकाशवाणी अब देहरादून केंद्र में से प्रतिदिन गढ़वाली भाषा में 6:50 से लेकर 7 PM तक, मतलब 10 मिनट की न्यूज़ चलेगी। 6:50 बज के 7 बजे तक पहले गढ़वाली भाषा में, फिर कुमाऊनी भाषा में 7:30 बजे से लेकर 7:40 तक 10 मिनट की यहाँ पे। पहले क्या है 6:50 से 7, और दूसरा क्या है 7:30 से 7:40 कुमाऊनी भाषा, और ये देहरादून केंद्र से संचालित होगी। और रिले केंद्र इसकी कहाँ हैं? 2 हैं, एक अल्मोड़ा में है, एक पौड़ी में है। अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा तुंगनाथ। पंच केदारों में से तृतीय केदार है तुंगनाथ। इसको जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। लंबे समय से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की कवायद चल रही थी। पुरातत्व विभाग के प्रभारी अधिकारी देवराज सिंह रोतेला ने बताया कि प्राचीन मंदिर तुंगनाथ को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र सरकार ने 27 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी की है। तुंगनाथ मंदिर के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य जो हमें पता होना चाहिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि तीसरा जो है आपका पंच केदार में से तीसरे नंबर का मंदिर है, और ये जो है तुंगनाथ उनके हाथ हैं शिव जी के भुजा। तुंगनाथ कितनी ऊंचाई पे है? 12,800 फीट की ऊंचाई पे है, और ये भगवान शिव को समर्पित सबसे ऊंचा मंदिर है दुनिया का। और यहाँ पे रुद्रप्रयाग, और ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग जिले में है, और ये 1000 साल पुराना मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर में शिव जी की भुजाओं की पूजा होती है। ये भगवान शिव को समर्पित सबसे ऊंचे पंच केदारों में से एक है। तुंगनाथ एक रिज पर है। रिज मतलब जहाँ पे एक पहाड़ की ऊंची चोटी जहाँ से पानी का वाटर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से इस रिज से जो है 2 नदियाँ डिवाइड होती है, अलकनंदा मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी जो है आगे जाके जो है अलकनंदा से मिलती है। ये तुंगनाथ का जो है ये एक रिज की तरह एक्ट करता है, जो कि मंदाकिनी का पानी अलकनंदा में मिलने नहीं देता। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने तुंगनाथ की चारों ओर चंद्रशिला शिखर पर ध्यान किया था। वहाँ पे तुंगनाथ के पास क्या है? चंद्रशिला शिखर। फिर मंदिर पंच केदार मंदिरों से जुड़ा हुआ है जो पांडवों द्वारा बनाए गए थे, और ये माना जाता है कि सारे के सारे पंच केदार पांडवों ने बनाए थे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान अपने चचेरे भाई कौरवों की हत्या के पाप के क्षमा को दूर करने के लिए ऋषि व्यास ऋषि ने पांडव
को यहाँ भगवान विष्णु की शिव की पूजा करने की सलाह दी थी।